हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो सब भी आप पढ़ लेते हैं, बच जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए वही आपको आज हम क्लियर करा देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग का वर्णन करें। टाइफाइड नाम तो बहुत फेमस है, नाम इसको आप सुने होंगे, इसके बारे में जानते नहीं होंगे। आज जान भी लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने वाले हैं कि टाइफाइड क्या होता है और इसका लक्षण वक्षण जितना होता है ना पूरा ऑलरेडी पूरा करा देने वाले हैं। देखिए टाइफाइड रोग का जो वर्णन करे ये आपको बोला जाएगा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको 5 नंबर के लिए बोला जाएगा। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए बोला जाएगा आपको। तो आपको कैसे बनाना है, आपको देखिए आपको रट तो नहीं सकता, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। चलिए वही समझाते हैं। आपको लिखना है कि यह एक संक्रामक जीवाणु रोग है। संक्रामक यानी एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला को बोलते हैं हम संक्रामक। एक निश्चित अवधि तक रहने के कारण इस बुखार को मियादी बुखार भी कहा जाता है। क्या? मियादी बुखार। बुखार तो सिंपल होता ही है और इसमें भी मियादी बुखार, सोच लीजिए कितना खतरनाक है। साल्मोनेला टाइफी रोग का यह कारक है। इसका संक्रमण भोजन तथा जल के माध्यम से होता है, यानी कि भोजन जो होता है और जल दोनों के माध्यम से फैलता है। किसी भी आयु के यानी किसी भी एज के, किसी भी आप उम्र के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को होगा, बूढ़े को होगा, जवान को, ये किसी को भी हो सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक बार इस रोग के होने पर दोबारा यह रोग नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इसे बहुत सारे कथन है, होता है कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये टाइफाइड एक बार हो गया है तो वो दोबारा किसी लाइफ में हो ही नहीं सकता, यानी एक बार होना जाहिर सी बात है। तो रोग नहीं होता है। इस रोग की समाप्ति काल 4 दिन से 40 दिन हो सकता है, यानी कि 4 दिन से लेकर कोई ठीक नहीं है। 5 दिन में भी समाप्त हो सकता है, 6 दिन में भी समाप्त हो सकता है, 7 दिन में भी समाप्त हो सकता है, 8 दिन में, 9 दिन में, इस तरह से लेकर 40 दिन तक भी रह सकता है। कोई ठीक नहीं है टाइफाइड रोग, ये ऐसा रोग है। और इसका लक्षण, चलिए इसको लक्षण देखते हैं कि लक्षण मतलब कैसे हमको पता चलेगा हमें टाइफाइड हो गया है। लक्षण कुछ दिखाई देगा ना, चलिए उसको देखते हैं। इस रोग के प्रारंभ में सिर में तेज दर्द होता है। जब ये आपका टाइफाइड रोग होने का रहेगा या हो चुका रहेगा तब सिर में दर्द होगा। रोगी काफ़ी बेचैनी अनुभव करता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगा। किसी काम को करने जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें जो होगी वो तेज हो जाएगी। जैसे जैसे रोगाणु अपना प्रभाव फैलाते हैं वैसे वैसे है कि उदर तीव्र हो जाता है। ज्वर के साथ सारे शरीर पर मोती के समान दाने निकल आते हैं। वास्तव में इस रोग के कारण आंतों यकृत और प्लीहा में सूजन आती है, यानी कि वो जो होता है वो फूल जाता है। और अंततः आहारनाल संबंधी कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि आंतों में दर्द, पेचिश, अतिसार आदि। इस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण किसे की जाती है? आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछाएगा कि टाइफाइड रोग का क्या है कि वर्णन कैसे किया जाता है, तो बताना कि विडाल परीक्षण विधि से। और ये आपका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश में भी दे देगा, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए अब इसका उपाय अब बताएंगे। जब इसका लक्षण बता दिए और उसका उपाय बताइए क्या उपाय है। तो रोग से बचने के उपाय है मोती झरा से बचने के लिए TAV का टीका लगवाना चाहिए। वही टीका जो सुइया बोलते हैं इसको, आपको उसी को टीका लगवाना चाहिए। जिस व्यक्ति को बुखार हो जाए उसे अलग रखना चाहिए ताकि वो उसे दोबारा जो दूसरा जो व्यक्ति होगा उसे संक्रमण ना हो जाए। रोगी के बर्तन, बिस्तर आदि को ही अलग कर देना चाहिए, अलग रखना चाहिए। ठीक हो जाने पर कीटाणुनाशक पदार्थ यानी कि गर्म पानी आदि से धोना चाहिए उसको। रोगों के मूल मूत्र क्या है कि रोगों के जो मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए तथा उसमें जीवाणु नाशक पदार्थ अवश्य डालना चाहिए, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया जो है ना, तो दूषित बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, वह नष्ट हो जाए। और उपचार हेतु एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है उपचार करने के लिए इसका। चलिए ये तो आप समझ लिए कि टाइफाइड क्या होता है। अगला जो प्रश्न बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन वाला अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अगला देखिए इसी तरह से लाए हुए बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए बड़ा कर लिया ना चलेगा या फिर छोटा कर ले, हाँ ये ठीक है, इतना प्रश्न चलेगा। देखिए ये प्रश्न देखिए, नशीली दवाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नशीली जो दवाएं होते हैं बहुत प्रकार की, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको चलिए बताते हैं। नशीली दवाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए नशीली दवा थोड़े समय का मादक प्रभाव देती है। उन्हीं के आधार पर वह उनका आदि अपने आप को अधिक स्वस्थ व फुर्तीला महसूस करने के लिए इनका उपयोग करता है। क्या करता है? इनका उपयोग करता है। उसकी आवश्यकता दया व उसकी मात्रा के लिए बढ़ती जाती है, क्योंकि थोड़े मात्र को उसका शरीर सहन करने लगता है। इस प्रकार यह शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप में
इन दबाव को दूर पर यानी निर्भर पड़ता है, दूर करने पर इसका लगता है। अथवा और आगे है कि अथवा उसका शरीर व मस्तिष्क चेतना का अभाव होने के कारण इन दवाओं को मांग करता है। यानी कि किसी चीज़ को अगर नशा का आदत लग चुका है तो वो उस चीज़ों को उसे मांग करे, उसका जो शरीर होगा वो मांग करने लगेगा कि नहीं इसको चाहिए, कैसे भी हाल में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसको लेना ही होगा वो चीज़। तो ये होता है लत, इसको बोलते हैं लत। वो आपका जो शौक से पिए तो वो अलग बात है, वो ये लत एक अलग चीज़ है। और बाद की स्थितियों में इनके न मिलने पर कुछ भी करने को तैयारी नहीं हो, क्या है कि कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो पाता। यानी कि उसको जो शरीर है उसको जो भी आप चाहे गुटखा की आदत हो, चाहे आप सिगरेट का जो चीज़ की आदत है वो चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए, ये कंपल्सरी है। यद्यपि अनेक दवाएं यानी कि औषधियाँ विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए काम आती है। बहुत सारे रोग हैं जिसको ठीक करने के लिए काम आती है अथवा इस कार्य में सहायता करती है। तथा अन्य कुछ उत्तेजना उत्पन्न करने वाले उसका शमन करने के लिए चिकित्सीय रूप में प्रयुक्त होती है। प्रायः मनुष्य इन तीसरी श्रेणी के औषधियों का आदी हो सकता है और औषधि के और क्या और औषधि के आगे देखिए, हाँ आगे आ चुके हैं अगले पेज पर। अब देखिए, और औषधि के उस गुण को अपने नसीब के लिए प्रयोग में लाने लगता है। इस प्रकार वह अपना सर्वस्व नष्ट कर डालता है, जितना उसका सब कुछ होता है सब कुछ नष्ट कर जाता है, फेंकते जाता है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक सभी स्थितियों की अनदेखी करके वह अस्वस्थ, असहाय, चिड़चिड़ा होकर नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। नैतिक उसका पतन हो रहा है, उसको पता ही नहीं है वो क्या है। वो शराब है तो वो शराबी, तो वो शराब मांग रहा है। अगर सिगरेट पीने वाला तो वो उसको सिगरेट चाहिए, चाहे वो किसी हालत में हो जाके जिसको मार कर पीट कर हत्या भी कर देगा, वो इस लत तक जा सकता है। औषधियों की तीसरी श्रेणी, औषधियों को जो तीसरी श्रेणी होती है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उत्तेजक होती है। इनमें उपस्थित उत्तेजक तत्व तंत्रिका तंत्र को उत्सर्जित करते हैं तथा और नमक इसकी सक्रियता का शमन करते हैं। कुछ शामक का ही कार्य करती है अथवा अन्य कुछ क्या है कि विनम्र उत्पन्न करने का जो कार्य जो होता है ना, इसका जो कार्य बोलते हैं वो करती है। कुछ व्यक्ति नियमित रूप से तीसरी श्रेणी की औषधियों का सेवन करते हैं। कौन श्रेणी का? तीसरी श्रेणी का। इस प्रकार के व्यक्तियों को इन औषधियों की लत पड़ जाती है और वे पूर्ण रूप से इन पर आश्रित हो जाते हैं। यानी कि ये जो औषधि है ना, ये मिल रहा है तब तक वो जीवित है, नहीं मिलेगा वो नहीं मर जाएंगे। तो बहुत सारे इस प्रकार से होते हैं जो दवाइयों पर ही आश्रित हो जाते हैं। उनको धीरे धीरे अपनी ये आचिता वाली चीज़ें इसको कम करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए तीसरा प्रश्न ये भी समझ गया कि अल्कोहल का शरीर पर प्रभाव भी देख लिए। नहीं ये तो दूसरा प्रश्न था। अभी देखिए तीसरा प्रश्न है, अल्कोहल का दुष्प्रभाव बताइए। अल्कोहल जो होता है ना, उसका नाम तो आप सुने होंगे, उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, अल्कोहल के दुष्प्रभाव। चलिए देखते हैं अल्कोहल यानी कि इसका हम शॉर्ट में शराब, यानी कि इस अल्कोहल को हम शराब कहते हैं। कोई आपको नई बात तो है नहीं, ये सब तो आपको पता ही होगा, बायोलॉजी ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। और क्या कि अल्कोहल का सेवन करने से शरीर पर निम्नलिखित क्या कि प्रमुख दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि देखिए सबसे पहला क्या हो सकता है आपका अल्कोहल का सेवन करने से। देखिए शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाती है, जिसे आत्मसमाप्त होना, मस्तिष्क जो कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति क्षीण होना यानी कमज़ोर होना, विचार शक्ति लुप्त होना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना, एकाग्रता की कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इतने सारे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। बाद में ऐसा व्यक्ति अपना आत्मसंयम तथा आत्मसम्मान ये सभी खो देता है, सभी धीरे धीरे कर सभी खो देता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, शराब में अल्कोहल होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि शराब में जो होता है अल्कोहल होता है। अल्कोहल लगता है पीने में मज़ा ही नहीं आता। जो कोशिकाओं से जल और शरीर को आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को तेज़ी से अवशोषित करता है, अपनी तरफ खींचता है, तेजी अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप पहले तो यकृत यानी कि लीवर, यकृत करने का मतलब यानी कि उसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, पता होगा। सिकुड़ का छोटा हो जाता है। लीवर क्या करता है? जो सिकुड़ कर वह छोटा हो जाता है और इसके बाद आती है मज़ेदार, जिसके बाद आकार सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी कि मान के चलिए तो इतना बड़ा है ना, तो ये कहो इतना बड़ा हो जाएगा, आकार सामान्य से बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न होती है, बहुत सारे विकृतियाँ उत्पन्न होते हैं। शरीर का पोषण उचित न होने के कारण दुर्बलताएँ और अधिक बढ़ती जाती है। और आगे आते हैं, अब आगे देखिए,
इसी में अभी और भी कारण है, इतना नहीं है, अभी और भी कारण है। कोशिकाओं से जल अवशोषित होने के कारण वे नष्ट हो जाती है। कोशिकाओं से जल जो होती है ना वो उसको अवशोषित करता है, उसके कारण वो नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे शरीर विशेषकर मांसपेशियों दुर्बल होकर, कमज़ोर होकर, शिथिल शिथिल का मतलब ढीला ढाला पड़ जाता है। शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है, विशेषकर विटामिन बी श्रेणी के विटामिन, थायमीन आदि, और उनका वितरण अनियमित हो जाता है, जो शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियों का और रोग उत्पन्न करता है। इतने से ज़्यादा हो जाता है कि, और अगला आगे देखिए, और आपका पाँचवा जो है, रुधिर परिसंचरण प्रमुखतः त्वचा की ओर अधिक होने से त्वचा का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, लाल खून जैसा हो जाएगा। और वास्तव में इन स्थानों की रुधिर कोशिकाएं चौड़ी हो जाती है, चौड़ी प्रकार का। अंदर इन स्थान पर ताप जो होता है वो ना, जो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, अधिक हो जाता है। और छठा देखिए, छठा है आपका कि भावनात्मक यद्यपि बढ़ी हुई दिखाई देती है, किंतु शीघ्र ही उसमें आक्रामकता झलकने लगती है, जो बाद में घृणा संपर्क हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे फटाफट से। हाँ, अब आगे आ गए ना। अब देखिए, अब आएगा मज़ा। देखिए एड्स अब आ चुका है। एड्स नाम तो बहुत प्यारा है, इसको आप सुने ही होंगे। एड्स के बारे में चलिए समझते हैं कि भाई एड्स क्या होता है और क्यों होता है, कि इसका उपचार, लक्षण, सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एड्स रोग के लक्षण बताइए। लक्षण देखिए, HIV जो एड्स यानी कि AIDS HIV को जो रोग उत्पन्न करता है कि मुख्य कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट होती है। विषाणु का RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता रेप्लिकेशन द्वारा DNA बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और क्या है कि प्रोवायरस निर्मित करता है, जो पोषक कोशिका के DNA में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोषक कोशिका अंतर्हित संक्रमित हो जाती है। ठीक है, संक्रमित तो हो ही जाती है। और आगे क्या होता है, और अगर समय समय पर प्रोवायरस सक्रिय होकर पोषक कोशिका में संतति विरियॉन्स का निर्माण करते रहते हैं। पोषक कोशिका से मुक्त होकर नए T4 लिम्फोसाइट को संक्रमित करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। इस प्रकार लिम्फोसाइट को क्षति से मनुष्य की प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है वह धीरे धीरे दुर्बल होती जाती है। क्या करते हैं, धीरे धीरे दुर्बल होती जाती है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक व्यक्तियों में HIV के संक्रमण का, जो HIV जो होता है ना, इसको आप लोग जानते होंगे, फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, जो होता है ना उसका पता तक नहीं चलता, उसका पता भी नहीं चलता है। कुछ व्यक्तियों को संक्रमण के कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, वही आपका संक्रमण हो चुका है एड्स का, उसके बाद आपको कुछ लक्षण के बारे में देखने को मिलेगा। सिर दर्द होगा, आपको घबराहट होगी, हल्का बुखार आदि हो सकता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है वह कमज़ोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, तो उसमें भूख की क्या होती है, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, कुसी, मुंह, आंत में घाव, अतिसार, इतने सारे परेशानियां देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा, बहुत दुखद स्थिति है भाई, सो पूछे मत कितना दुखद है इसे। चलिए अब पाँचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए जितना बता रहे हो आप उससे अगर अधिक जानकारी तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको लिखने की बात होती है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। पाँचवा प्रश्न देखिए क्या करा है पाँचवा प्रश्न में, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। संक्रामक रोगों का वाहक कौन कौन से होते हैं। देखिए, संक्रामक रोग का फैलना, मनुष्य के शरीर में संक्रामक रोग निम्नलिखित 4 प्रकार से फैलते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से फैलते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग, कुछ रोगों के रोगाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं। जिस वायु में रोगाणु होते हैं, यदि उस वायु में स्वयं मनुष्य सांस होता तो वह रोगग्रस्त हो जाता। वायु द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं वह निम्नलिखित होते हैं। चेचक पहला, दूसरा खसरा, तीसरा कुकुर खांसी, चौथा निमोनिया, और आपका जो 5वां हो है वो तपेदिक, और यह है कि इत्यादि, ये सभी होते हैं जो रोगग्रस्त हो जाता है। वायु के द्वारा फैलने वाले रोग है। एग्जाम में पूछेगा कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग का नाम लिखे, तो पहले में लिखेंगे आपको क्या, चेचक, दूसरे में खांसी, तीसरे में कुकुर खांसी, एक खांसी दूसरा कुकुर खांसी, और ये आपका चौथा लिखेंगे निमोनिया, और 5वां तपेदिक, और छठा इत्यादि। नहीं लिखे, ये नहीं लिखा तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, कुछ रोग के रोगाणु वाहित मल, मक्खी तथा अन्य जीवों द्वारा पानी में
पहुंच जाते हैं। जब यह पानी स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं वो पीते हैं तो वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन पर आने वाले जो रोगाणु जो किसी प्रकार भोजन में पहुंच जाते हैं, इसमें मक्खियाँ काफ़ी कार्य करती है, बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ बहुत कार्य करती है और आगे हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न रोग उत्पन्न कर देते हैं। जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं वो अनेक रोग हैं और जो कि क्या करते हैं, जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाले रोगों में आते हैं सबसे पहले हैजा, दूसरा मियादी बुखार और तीसरा पेचिस और ये आपका चौथा क्या है, ये आपका है तपेदिक। ये सभी फैलने वाले रोग हैं। और आगे देखते हैं, अगले पेज पर आ जाइए। इसमें वही आपका प्रश्न है, कीटों तथा क्या आगे कीटों तथा अन्य जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग, कुछ रोगों को फैलने में कोढ़ तथा अन्य जंतु भी विशेष भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया जो होता है वो मच्छरों द्वारा फैलता है। इससे तो मलेरिया तो सब लोग जानते होंगे, भले ही कोई और रोग नहीं जाने, मलेरिया तो बहुत फेमस है भाई, देखिए। और प्लेग ये पीसू द्वारा फैलता है। काला जार जो सैंड मक्खी द्वारा फैलता है, देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा काम आएगा, याद रखिएगा। निद्रा रोगी सी मक्खी द्वारा फैलता है। जब ये जंतु किसी रोगी को काटते हैं तो उसके रुधिर के साथ रोगाणु भी चूस लेते हैं। फिर जब ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो उसके क्या करते हैं, जब वह स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो उसके रुधिर में ये रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और वह मनुष्य रोगी हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और आगे देखिए, ऐसे जीव जंतु जो रोगाणुओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने के साथ साथ इनकी संख्या को अपने शरीर के अंदर बढ़ाते हैं, अर्थात वह परजीवी अपने पोषण के लिए द्वितीयक पोषक की तरह इन पर भी निर्भर करते हैं। जीवन चक्र की पूर्ति वो इसमें होती है। प्रसारक ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रसारक। पूछेगा प्रसारक क्या कहता है, यही वाला शुद्ध उठाकर डिफिनेशन आपको लिख देना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं। और दूसरे प्रकार का जीव रोगों के केवल वाहक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाहक, जिस पर वो बैठ कर जाते हैं, जो रोगाणुओं के केवल अपने शरीर पर ले जाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। उदाहरण प्रसारक, पहला एनोफिलीज मादा जो मच्छर मलेरिया के रोगाणु बढ़ाती है तथा उन्हें फैलाती है। दूसरा चूहा प्लेग रोग की फली को तथा उसके अंदर पल रहे रोग के जीवाणु को यह फैलाता है। और आगे देखते हैं तो वाहक है घरेलू मक्खी हैजा इत्यादि रोग फैलाती है। पिस्सू प्लेग का वाहक है, पिस्सू जो क्या है, ये प्लेग का वाहक है। और सीधे संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित होते हैं अथवा ठीक हो जाने पर भी उनके शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जब इसके संपर्क में स्वस्थ मनुष्य आते हैं तो यह भी रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को जो रोग फैलाने में समर्थ होते हैं उसे हम रोगवाहक कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एड्स बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी है आपको, कैसे भी करके। उसके लिए कहा कि जमीन आसमान ही ये क्यों ना करना पड़े। ठीक है, देखिए ये आपका छठा प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम लिखे। प्रोटोजोआ जनित रोग ये भी आ सकता है आपके परीक्षाओं में कि प्रोटोजोआ जनित रोग का जल्दी से नाम लिख दीजिए इसको। तो लिखना है कि उत्तर में प्रोटोजोआ जनित रोग इस प्रकार से लिख देना है। अनेक प्रोटोजोआ परजीवी है, इनमें से अनेक मनुष्य के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। कैसे रूप में, अंतः परजीवी के रूप में, तथा रोग उत्पन्न करते हैं। अच्छा, सही में। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, चलिए उसको उदाहरण को सबसे पहले देखते हैं। उदाहरण तो बहुत मजेदार होगा, उदाहरण को पहले हम देखेंगे। देखिए उदाहरण, प्लाज्मोडियम क्या है, इसमें पहला है हाँ प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं एवं यकृत कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय द्विपोषदीय परजीवी है। द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर या मनुष्य में मलेरिया ज्वर उत्पन्न कराता है। क्या करता है, मलेरिया ज्वर ये उत्पन्न करता है। और दूसरा एंटी अमीबा जिंजीवैलिस दांतों की जड़ों, मसूड़ों तथा ग्लूसो की पस्थैलियों का एक पोषदीय परजीवी है। पायरिया से ये संबंधित है। किससे संबंधित है, पायरिया। संक्रमण सीधे संपर्क जैसे चुंबन द्वारा होता है। अब पता है एक दूसरे किस करते हैं, इसमें मजा तो भाई बहुत आता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसमें भी बहुत सारे वीडियो हम बनाए हुए थे, उस पर आप पूरे चर्चा किए थे कि कैसे उसको ध्यान रखा जाए। आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका बड़ी आंत के अगले भाग यानी कोलोन का एक पोषदीय परजीवी है। ओमतीसार या एमीबियस का जनक है। संक्रमण प्रावस्था मल में उपस्थित 4 केंद्रक वाले
कोष्ठ होते हैं। कितने केंद्रक वाले? 4 केंद्रक वाले। और 4वां देखिए, 4वां जो है कि ट्राइकोमोनास यानी कि टिनैक्स दांतों की जड़ों और रोगग्रस्त मसूरों में होता रहता है। संभवतः पारिजनक अचुंबन आदि के द्वारा फैलता है। एक पोषदीय परजीवी है ये। क्या? एक पोषदीय परजीवी है। और ये देखिए ट्राइकोमोनास होमिनिस बड़ी आंत का एक पोषदाय परजीवी है। दस्त एवं आमतिसार से संबंधित है। एक मल के द्वारा ही फैलता है। क्या करता है? एक मल के द्वारा ये फैलता है। ट्राइकोमोनास वैजिनियालिसिस पुरुषों के मूत्रमार्ग तथा स्त्रियों की योनि का एक पोषदीय परजीवी है। सुजाक एवं श्वेत पदार्थ स्त्रियों में उत्पन्न करता है। संभोग के द्वारा संक्रमण जो होता है, संभोग के द्वारा संक्रमण होता है। और अब आगे देखिए, अब कुछ ही बचा हुआ है। ऋषि का आंसर लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, या तो आप लोग शेयर कर ही लेंगे। देखिए क्या है कि लोमैनिया रुधिर एवं बलमिका कोशिकाओं की भीतियाँ तथा यकृत, प्लीहा, स्थिमज्जा आदि की कोशिकाएं और श्वेत रुधिराणुओं का अंत कोशिकाएं द्विपोषदीय परजीवी है। द्वितीयक पोषक जो सैंड फ्लाई होती है उसे बोलते हैं ना, हाँ सैंड फ्लाई होती है। इसकी विभिन्न जातियाँ जो होती है काला जार एवं त्वचा रोगों की जनक होती है, विभिन्न जातियाँ जो होती है। और ये देखिए आपका 8वां जो रही है कि द्रिप्सोमा रुधिर सेरिब्रो स्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्य के ब्राहक कोशिकाएं तथा हृदय पेशियों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जंदो आदि का जो अंतरकोशिकीय परजीवी है। विभिन्न जातियाँ घातक निद्रा रोग तथा शौगास रोग उत्पन्न करती है। इतनी सारी उत्पन्न करती है। द्वितीयक पोषक सी की मक्खी, खटमल आदि ये सभी है। और आगे बढ़िए। हाँ यहाँ पर कुछ ही बचा हुआ है, बस हो ही गया यही 9वां। ग्रियोडिया लैमेबिया आंत के अगले भाग में एक पोषदीय परजीवी है। घातक अतिसार, दस्त, सिर दर्द तथा पीलिया रोग उत्पन्न करता है। यह रोग मल में उपस्थित पुट्टिकाओं के द्वारा होता है। तो हो गया समाप्त। यह हो गया आपका बायोलॉजी। ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया बायोलॉजी समाप्त। और बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आज करवाया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये हमारा न्यू चैनल है, तो इस पर आपको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।